भरतपुर की जनता के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सौगात दी है। जिले को विकास प्राधिकरण में शामिल करने के बाद जनता में खुशी का माहौल है। साथ ही इससे 30 के करीब गांवों को भी शामिल किया जाएगा। वहां के लोगों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। अभी जो हमारा भरतपुर वीडियो हो गया है, भरतपुर विकास प्राधिकरण हो गया है, तो गवर्नमेंट ने कल इसको डेवलप किया है, जो हमारा विकास न्यास था उसके बारे में। तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर दुर्गा प्रसाद शर्मा है जी। और मैं निगम से 2011 में CSI से रिटायर्ड हूँ। जी। ये पहले UIT थी, अब विकास प्राधिकरण गवर्नमेंट ने कर दिया है। जी। तो इसमें विकास अधिक होंगे। UIT इतने विकास नहीं करा पाती थी जी। और पैसा जो कम था वो अब गवर्नमेंट भी 1 करोड़ के करीब पैसा देगी, तो उसमें रोड्स हैं, नालियां हैं और नाले हैं, इन सब का विकास होगा। तो इससे भरतपुर का विकास और तेजी से संभव बहुत तेजी से संभव होगा। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल जी उन्होंने भरतपुर के लिए काफी पैसा दिया है और डेवलपमेंट में सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसके बाद आपसे जानना चाहूँगा। आपको शुभ नाम? जी सर, मेरा नाम हरवीर सिंह है। मैं वेलनेस कोच हूँ। मेरा यहाँ स्वास्थ्य शिविर सेंटर है। मुझे तो जब भरतपुर के भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने थे तभी उम्मीद हो गई थी कि जब भरतपुर जिले के मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो विकास तो संभव हो ही है। और जो भी कर रहे हैं भजनलाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और काम चालू भी हो चुके हैं कई जगह भरतपुर के सुधारने के लिए। और यही उम्मीद है उनसे, 5 साल में भरतपुर का विकास तो होना ही है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भरतपुर विकास प्राधिकरण से साथ में लोगों को विकास की उम्मीदें जगने लगी हैं। और इसी के संबंधित मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा। सर, आप मुझे बताएं, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम हरवीर सिंह पथेना है। जी। CM जब भजनलाल जी बने थे उस समय ये लगा था कि भरतपुर के अब दिन फिरने वाले हैं, क्योंकि पहले पाड़िया जी भी रहे थे लेकिन वो कम समय में रहे और कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। और अब जैसा कि लग रहा है कि अब भरतपुर विकास प्राधिकरण बनाया है उन्होंने, उससे भरतपुर के विकास में 4 चांद लगेंगे, नए डेवलपमेंट के कार्य होंगे, ज़्यादा बजट आएगा और गुणवत्ता के काम होंगे, अतिक्रमणों पर रोक लगेगी। बाकी और जिले में भी, भरतपुर शहर में भी और कई योजनाएं ला रहे हैं। वो ROB की है, कुमेर गेट से और वहाँ तक ओवरफ्लाई की है। हाँ, भरतपुर का सीमांकन भी बढ़ जाएगा और योजना भी शामिल की जा रही है। बहुत योजनाएं शामिल हो रही हैं। सेक्टर 13 में ऑफिसों का वो कर्मशिला बनने का वो एक बहुत अच्छा वो है, जिसमें सारे ऑफिस आम जनता को इधर उधर चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, एक ही जगह उनको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो इस तरह से डेवलपमेंट का होगा तो बहुत अच्छा है। हमारी तो ये है कि 5 साल में भजनलाल जी एक ऐसी मिसाल बना के रखें जिससे लोग उनको याद करें जीवन भर आगे भी, और पुनः उनको यहाँ से उम्मीदवार बने और उनको जिता करके पुनः अच्छी उस पर पहुँचाएं, दोबारा आने का मौका दिया जाए। दोबारा आने का बिल्कुल। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अभी जो व्यूज़ यहाँ पे लोगों के आए हैं उससे ये होम जिला होने के कारण मुख्यमंत्री जी का और विकास प्राधिकरण में यहाँ जो जिस तरीके से भरतपुर को BDA में शामिल किया गया है, इससे लोगों को विकास की काफ़ी उम्मीदें जगी हैं। और यहाँ लोग को अब उम्मीद ये है कि भरतपुर का विकास बहुत तेज़ी से हो पाएगा कम से कम समय में, और दोबारा से भी उनको यहाँ से मौका दिया जाए जिससे कि मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर पाएँ। सच में धड़क के लिए राकेश फौजदार की रिपोर्ट। मुझे आप बताएं। लंबे समय से भरतपुर में एक भरतपुर विकास प्राधिकरण की मांग चल रही थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, जो भरतपुर के मूल निवासी हैं, इस दर्द को समझा। भरतपुर के सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास के लिए भरतपुर विकास प्राधिकरण की आवश्यकता थी और जिसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले बजट घोषणा में इसको स्वीकृत किया और कल कैबिनेट की बैठक में इसके अनुमोदन और अध्यादेश की कार्रवाई आगे बढ़ी, जहां तक इसके माध्यम से लगभग 1000 करोड़ का बजट भरतपुर को मिलेगा। तमाम तरीके के टेक्निकल और ऑफिशियल अधिकारी आएंगे। लगभग 2 से 9 गांव इसमें नए रूप में शामिल होंगे। 58 गांव पहले हैं और भरतपुर का जो आसपास का एरिया है उसका सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास भरतपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से हो संभव हो। ये भरतपुर के विकास प्राधिकरण के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत स्वागत योग्य पहल थी
और आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने इस बात को समझा। ये सरकार व्यवस्थित ढंग से विकास कार्य कराती है। जो भी पैसा खर्च हो तरीके से हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यवस्था के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्थानीय निकाय के क्षेत्र में हो, तो उसको आधारभूत जिससे ड्रेनेज की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो, एक सुनियोजित तरीके से कॉलोनियों का विकास कराया जा सके, जिससे अब और भविष्य में भी जो पैसे का सरकार के द्वारा व्यय हो वो इस तरह से हो कि जिसका भविष्य में काम आए और एक सरकार के बाद दूसरी सरकार को उस योजना का लाभ मिले। उसी कड़ी में आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने एक पुनः मील का पत्थर स्थापित करते हुए भरतपुर की जो बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी वीडियो की, उसको पूरा किया है। और भरतपुर जो पूर्वी संगम द्वार कहलाता है, जिससे कई प्रदेशों के लोग निकलते हैं, गोल्डन ट्रायंगल है जहाँ से पर्यटक निकलते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, उस क्षेत्र को विकास के लिए, जिससे कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिले, यहाँ की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले, यहाँ लोग आएँ और व्यवस्थित तरीके से विकास हो, इसके लिए एक स्वागत योग्य पहल है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भरतपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के इस अहम फैसले से जो प्राधिकरण में जोड़ा गया है भरतपुर को, तो यहाँ एक खुशी का माहौल है। सर, इसमें आपका व्यू जानना चाहूँगा। आपका शुभ नाम? भगवान दास शर्मा। जी, ये भरतपुर के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। अब लंबे समय से ये मांग थी, हर बार कागजों में रह जाती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी भरतपुर के रहने वाले हैं, भरतपुर की सारी समस्याएं उनकी नज़र में हैं और उन्होंने आते ही सबसे पहले ये जो कदम उठाया है ये स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से आधारभूत संरचना पूरे शहर की और जो 209 गांव जोड़े जा रहे हैं उन सब का विकास होगा और भरतपुर में पर्यटन की दृष्टि से भी अब बहुत जोर से बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पर्यटन के हिसाब से भी माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी सौगात यहाँ पर देने वाले हैं और कुछ सौगातें दे भी चुके हैं। देवेंद्र चामड़, ये निश्चित बहुत सराहनीय कार्य किया मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि वो भरतपुर के रहने वाले हैं और वो भरतपुर का दर्द समझते हैं। बहुत लंबे समय से इसकी डिमांड थी और जैसे वो मुख्यमंत्री बने उनके दिमाग में है कि भरतपुर का विकास किस तरह से हो, क्या क्या व्यवस्था हो सकती है, वो सारा हर संभव प्रयास कर रहे हैं और ये एक पहल है जो बहुत अच्छी पहल है। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया से रूबरू हुए, जहां महाराष्ट्र चुनाव में सीएम के सवाल पर उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा होता है। तो वहीं राजस्थान सरकार के धर्मांतरण के मामले में शेखावत ने कहा कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन के आधार पर और जबरन धर्मांतरण ना हो सके, इसीलिए राजस्थान सरकार के इस फैसले में हम सभी लोग साथ में हैं। मुझे लगता है कि उत्सुकता मीडिया को जनता से और कार्यकर्ताओं से और पार्टी वर्कर से ज्यादा है। थोड़ा इंतजार करिए, इंतजार का फल मीठा होगा। राजस्थान की सरकार ने, कैबिनेट ने कल एक प्रस्ताव पारित किया है, किसी का भी प्रलोभन के आधार पर और जबरन धर्मांतरण न हो सके। तो राजस्थान सरकार के इस फैसले के साथ में हम सब लोग साथ हैं। जो लोग जीते हैं पहले वो अपना स्पष्टीकरण दे दें और पहले झारखंड का भी स्पष्टीकरण दे दें। ये सब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति है और ये पहले ही बता दिया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सभा में कहा था, माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा था, मैंने भी आपके सामने उस दिन कहा था जब मैं महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम आने वाले दिन सुबह यहाँ से जा रहा था, तब मैंने आपसे कहा था कि शाम तक ईवीएम बदनाम हो जाएगी। तो ईवीएम को बदनामी मिल रही है आने वाले समय में। अभी तक जब चुनाव हारेंगे तब तक ईवीएम। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। जयपुर के चौमू से खबर है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का पूरा मामला। अत्याचार के विरोध में हिंदू संगठनों ने चौमू में रैली निकाली है। केंद्र सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो एकजुट हो चुके हैं और चौमू रेनवाल रोड से थाना मोड़ तक ये पूरी रैली निकाली गई। आचार्य पंडित महेश शास्त्री के सानिध्य में पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसी को लेकर के चौमू में रैली निकाली गई है और लंबे समय से बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। पिछले कई दिनों से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। उनके निमित्त हम प्रधानमंत्री जी को यह संदेश देना चाहते हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग, कि आप जो बांग्लादेश में हिंदू हैं उनकी आप रक्षा करिए, आप आगे आइए, ये दखल करें। माता बहनों के साथ में, बहन बेटे के साथ में वहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं उनके निमित्त। यहाँ पर आज हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, इसलिए हमने यहाँ पर रोड जाम लगा दी है। अगर परसों तक यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होगी तो वहाँ पर जो बाईपास है वहाँ पर हम वहाँ जाम लगाएंगे। एसडीएम साहब को हम ज्ञापन देंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर इतना। खबर की ओर बढ़ेंगे। बूंदी के हिंडौली से खबर है, जहां कृषि काम करते समय
करंट लगने से युवक की मौत हो गई है और पति को बचाने पत्नी भी करंट की चपेट में आ गई है। गंभीर घायल अवस्था में महिला को रेफर कर दिया गया है। हिंडौली के सिंघाड़ी गांव की ये पूरी घटना है, जहां पति को बचाने गई पत्नी भी करंट की चपेट में आ गई। इसे गंभीर घायल अवस्था में महिला को रेफर कर दिया गया है। हिंडौली के सिंघाड़ी गांव की ये पूरी घटना है। भिवाड़ी में बढ़ती चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए शहर के मुख्य बाजारों में सिक्योरिटी का जिम्मा दिल्ली की प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को दिया है, जिसके बाद एजेंसी की सतर्कता काफी कारगर सिद्ध होती नजर आ रही है। तो वहीं चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए वारदात की सिक्योरिटी एजेंसी की सूझबूझता से विफल हुई है। दरअसल सेंट्रल मार्केट में 2 संदिग्ध बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम देने आए थे, जिसकी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी और तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर जैसे ही पहुंची तो बदमाश चोरी के सामान से भरे कट्टे को छोड़कर फरार हो गए। बूंदी की केशवरायपाटन में एसीबी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए जेबीवीएन टेक्नीशियन और प्राइवेट दलाल को 15,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर कोटा देहात के जरिए बूंदी में ये कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार निरोधक एवं महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा ने बताया कि कोटा देहात में परिवादी के जरिए शिकायत दी थी, जिस पर यह पूरा कदम उठाया गया है और 15,000 रुपए की रिश्वत लेते आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अब खबर जोधपुर से है, जहां पर रील बनाना ट्रैक्टर चालक को महंगा पड़ गया। दरअसल ट्रैक्टर चालक रील बना रहा था, तभी रोड पर बने पानी से भरे गड्ढे में ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ने से ट्रैक्टर और साथ में चालक भी उसमें गिर गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। संतुलन बिगड़ने से ट्रैक्टर और चालक दोनों पानी से भरे गड्ढे में गिर गए और रील बनाना ट्रैक्टर चालक को अब बहुत महंगा पड़ गया है। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे की पिलानी रोड पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक कार को रुकवाकर उसमें बैठे युवक से मारपीट की गई। चिड़ावा पिलानी मार्ग पर कुछ लोग अचानक से कार के आगे आए और कार को रुकवाकर युवक से मारपीट की। मारपीट की घटना एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। चिड़ावा पुलिस ने मामले में 2 युवकों को अब हिरासत में ले लिया है और ये पूरा मामला जो है चिड़ावा का है और दुकान के बाहर एक दुकान सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसमें ये पूरी घटना जो है ये कैद हो गई। सीमा सुरक्षा बल का 7वां स्थापना दिवस रविवार को मनाया गया। इस अवसर पर बीकानेर सेक्टर के उप महानिरीक्षक अजय लथुरा के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। बीकानेर सेक्टर मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में पौधारोपण के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए बड़ा खाना आयोजित किया गया। बीएसएफ बीकानेर सेक्टर मुख्यालय के उप महानिरीक्षक अजय लथुरा ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 29 नवंबर को महिला सशक्तिकरण पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें बाहर से वक्ताओं को बुलाकर महिला सशक्तिकरण पर चर्चा की गई। इसके बाद युवाओं को नशे से बचाने और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 30 नवंबर को साइकिल रैली निकाली गई और नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। कि आप सब लोग जानते हैं कि बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, तो आज हम बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस श्रृंखला में हम लोगों ने विभिन्न कार्यक्रमों का एक लिस्ट बना के आयोजन किया है। जो सबसे पहले हमने कार्यक्रम करा 29 तारीख को नारी सशक्तिकरण के ऊपर कार्यक्रम करा। तो हमने एक सेमिनार बावा, जो हमारी बीएसएफ वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक सेमिनार का आयोजन किया। फिर हमने जो है 30 नवंबर को एक साइकिल रैली आयोजित करी, जिसका उद्देश्य नशा मुक्ति भारत था।
आप सब जानते हैं कि नशा आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है और युवा पीढ़ी जो हमारी है खासतौर पर इससे प्रभावित हो रही है। उसी की श्रृंखला में एक सबसे बड़ी चुनौती जो आज के समय में हमारे पास है वो है वृक्ष।